हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसके लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करी थी। उसके जो पहले लेक्चर हमने आपको पढ़ाया था, टाइप ऑफ कार्बन के बारे में बात करी थी, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के बारे में बात करी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन के बारे में हमने आपसे बातचीत करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने आपको पहले बताया था कि आज हम आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बताएंगे। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलते हैं या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हम इसको कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। पहले हम जाने कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर हम जाने कि हम अगर इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या बोलेंगे इसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम DU बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और इसको हम ISD के टर्म में लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब देखें कि होता क्या है। तो आपको मालूम है कि जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है या कोई रिंग उसमें नहीं होता है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्केन। तो एल्केन जो हमारे होते हैं, हाइड्रोकार्बन है हमारे। एल्केन बेटा किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ना इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है, ना इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब आप इसको समझें कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कहते किसको है। एक कंपाउंड हमने लिया C4H10, C4 N की जगह पे हमने 4 रखा तो ये हो गया C4, 4 × 2 8 + 2 10। ये एल्केन है हमारा, जिसको हम ब्यूटेन के नाम से जानेंगे। ये हमारा एल्केन है। फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया C4H8, एक और हमने एग्जांपल लिया C4H6। 3 एग्जांपल हमारे सामने जो 4 मेंबर्ड हैं। इसमें और इसमें देखें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। 2 हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहां पे देखिए 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब आप मोल के टर्म में बोलें तो आप बोले 2 मोल हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इस C4H8 में C4H8 को अगर आप एल्केन से कंपेयर करें, जितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको लगे, जितने मोल हाइड्रोजन का डिफरेंस लगे, वो वही इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कहलाता है। या यूं कहें, इसको अगर हमको एल्केन बनाना है तो कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाएगा। नहीं समझ पाए? C4H6 है आपका। C4H6 एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने मोल हाइड्रोजन मैं ऐड करूं ताकि ये C4H6 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाएगा। कैसे निकालें? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालने का तरीका है
भाई 1 मोल का मतलब है 2 हाइड्रोजन थे यहां पे डिफरेंस 4 हाइड्रोजन का आ रहा था, तो 4 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे, H2 1 मोल और 2 मोल H2 हो गए, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको आप जरा देखें, CnH2n+2 माइनस CnHx ये हमारे लिए गिवन है, ये हमको ऑलरेडी नोन है, और इसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि टोटल 4 हाइड्रोजन थे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया है। अब आप समझें, अगर आपसे कोई पूछे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी C4H6 में कितना होगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन आप डायरेक्ट तो समझ ही गए हैं, अगर फार्मूला बेस्ड आपको समझना है तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका निकालने का तरीका ये हो गया 1/2, 4 कार्बन का एल्केन है तो यहां पे लिख देंगे C4H8+2 10 माइनस C4 और कितने हैं H6, तो कितने का डिफरेंस आ रहा 4 का, तो 1/2 इंटू 4, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना आ गया बेटा 2 आ गया। इसी को हम DBE भी बोल सकते हैं, या इसी को हम DU भी बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो DU है वो कितना हो गया 2 हो गया। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसको कॉपी कर लें। हटा रहे हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जरा देखें। ये जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ये हमको बताता है कि कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। किसी भी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं, किसी भी कंपाउंड में टोटल कितने रिंग हैं, ये सारी जानकारी हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से पता चलती है। रिंग बेसिकली क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। समझिएगा हमारी बात को। अगर कहीं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे, तो इसके बारे में हम बातचीत करें। अब जो फार्मूला हमने हाइड्रोकार्बन के लिए दिया था, वो हाइड्रोकार्बन से हटा करके एक कंप्लीट आपको फार्मूला मिल जाएगा, जिससे किसी भी टाइप का आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का जो फार्मूला है आपका C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। इस फार्मूले में ऑक्सीजन नहीं आया है, इस फार्मूले में उसी फैमिली का सल्फर भी नहीं आया है। तो ऑक्सीजन सल्फर कंटेनिंग कोई कंपाउंड होगा तो इस फार्मूले में आपको ऑक्सीजन और सल्फर को लेना नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये नहीं कि फार्मूले में अब ऑक्सीजन नहीं तो क्या करें। इसमें नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस का यूज हम कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें फास्फोरस गिवन हो। समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोजन में हेलोजन को ऐड करना है, नाइट्रोजन या फास्फोरस आएगा तो उसको माइनस कर देना है बाई 2। इससे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या DU कैलकुलेट कर लिया करेंगे। इसको अब आप नोट कर लें और फिर हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने C4H6, एक एग्जाम्पल लिया हमने C4H6, अभी पहले भी लिया था, दोबारा से फिर ले रहे हैं।
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करें तो 4 + 1 5 हो गया। यहां पे हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, कोई बात नहीं। 6/2 3 और यहां पे कितना हो गया था 5 - 3, तो वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 2। इस कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आ गई। मैं इसको रब किए दे रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे। जरा देखें, एक्चुअली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में बताता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ रिंग के बारे में बताएगा। तो पाई बॉन्ड या रिंग के बारे में हमको जान, या उस कंपाउंड में दोनों हो सकते हैं, पाई बॉन्ड भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि कंपाउंड के अंदर उसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है 0 आया है, कभी मैं बोलूं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आई है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू उसमें 2 आई है, तो पॉसिबिलिटी जरा देखें। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर कोई रिंग नहीं, मतलब वो साइक्लिक, वो कंपाउंड असाइक्लिक है। दूसरी बात, उसके अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर या तो पाई बॉन्ड हो, या तो एक पाई बॉन्ड हो या फिर एक उस कंपाउंड के अंदर रिंग हो, इन दोनों में कोई एक होगा। ठीक, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 2 आती है तो इसका क्या मीनिंग समझेंगे? इसका मीनिंग यह हो सकता है कि उस कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड हो या फिर 2 रिंग हो या फिर 1 पाई बॉन्ड हो प्लस 1 रिंग हो। समझे आप? ये सारी पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो, या हो सकता है 2 रिंग हो, या हो सकता है 1 पाई बॉन्ड हो और 1 रिंग हो। हमारा 3 पॉसिबिलिटी। पहले वाले में एक पॉसिबिलिटी और है, उसको ये समझना है कि अगर पाई बॉन्ड इकट्ठा हो, एक जगह हो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है वहां पे। अगर पाई बॉन्ड अलग अलग हो तो वो डाई-इन का केस बन सकता है। जैसे यहां पे हमने इसकी पॉसिबिलिटी जरा चेक करना है, इसके टोटल कितने हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ये हमको थोड़ा समझना है। देखते हैं इसको। 1 क्या करें, एक 4 कार्बन की हम चेन बना लें। 1 2 3 4 बना लिया। ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कि 2 पाई बॉन्ड हो, तो 2 पाई बॉन्ड एक ही जगह पे हो, ये रख दिया 1 पाई बॉन्ड। एक पॉसिबिलिटी ये है इस कंपाउंड में कि ये पाई बॉन्ड बीच में होते, 1 2 3 4 और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारा बीच में है। अब ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड बनेगा, इसलिए अब ये ट्रिपल बॉन्ड की 2 पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी डाई-इन की जरा देखें। 1 2 3 4 एक संभावना यह है कि पाई बॉन्ड सेपरेट हो बीच में सिंगल बॉन्ड से, या एक और पॉसिबिलिटी यहां पे है कि दोनों कंटिन्यू हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई ओपन चेन में, 4 ये हो गया। अब जरा देखें, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 में देखें 4 मेंबर्ड रिंग बना दी और एक पाई बॉन्ड डाल दिया, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आएगा। एक पॉसिबिलिटी यह है कि 3 मेंबर्ड रिंग बना दूं मैं और एक कार्बन को बाहर कर दूं। एक कार्बन को हमने बाहर कर दिया, एक पाई बॉन्ड हो, एक रिंग। रिंग तो बनी हुई है, अब पाई बॉन्ड कहां बना सकते हो? पाई बॉन्ड यहां बना सकते हो, बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ है, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड कर दे। एक ये पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? इस पाई बॉन्ड को चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, एक ही बात है, 8। एक और पॉसिबिलिटी, एक ये। तो ओपन चेन में 4 बन गए, क्लोज चेन में भी 4 बन गए। एक 4 मेंबर्ड है, बाकी 3 हमारे 3 मेंबर्ड रिंग बने हैं। तो हमने एक पॉसिबिलिटी ये चेक कर ली, 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है,
वन पाई बॉन्ड वन रिंग वाला कंपाउंड हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या कंपाउंड में दो रिंग हो सकते हैं। तो एक अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो 9 नंबर पे लिख दें उसको। पहले समझो, इसमें कोई अब नया नहीं बन सकता है। ट्रिपल बॉन्ड या तो यहां होगा या तो यहां होगा, बस। डबल बॉन्ड या तो दोनों लगातार होंगे या तो एक का डिफरेंस हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्ट्रक्चर में। 4 मेंबर में क्या है, चाहे डबल बॉन्ड यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लोब्यूटीन। 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 3 मेंबर रिंग बनाया, चेन के बाहर हमने पाई बॉन्ड रख दिया, चेन के रिंग के अंदर पाई बॉन्ड रख दिया, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल सकता हूं। इसके अलावा अगर एक पोजीशन ये बनती तो ये और ये दोनों एक जैसी पोजीशन है। एक बिल्कुल सामने है 8 नंबर पे। अब 4 मेंबर, ये देखिए कितने कार्बन हो गए, 4, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब जरा वैलेंसी चेक करना हो, चेक कर लीजिए भाई। यहां पे तो एक हाइड्रोजन रहेगा CH4, समझिए हमारी बात को। कार्बन की 3 वैलेंसी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गई। ये इसमें 2 वैकेंट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। यहां पे भी 2 की जरूरत है, 2 यहां लगा दिया। यहां पे 1 की रिक्वायरमेंट है तो यहां पे 1 लगा दिया। अब जरा गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4, 2 2 4 1 5 और 6, ये हो गया आपका। इसका मतलब अगर मैं देखूं कि C4H6 से इसका जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको 2 पता चल गया तो हमारे सामने कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी। हमारे सामने स्ट्रक्चर ड्रा करने में इतनी हेल्प मिली कि इस कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। दोनों पाई बॉन्ड साथ साथ होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो डाई इन का केस बन जाएगा। रिंग की संभावना है कि 2 रिंग हो सकती हैं, तो 2 रिंग में एक पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली, छोटा कार्बन था, 4 कार्बन का था। फिर एक पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड में एक रिंग हो, एक पाई बॉन्ड हो, तो हमने एक रिंग और एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को सारा चेक किया। ये प्रैक्टिस से आएगा, जब आप घर में कोई एग्जांपल लेंगे और आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आता रही। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर एक है तो या तो भैया एक रिंग होगी या तो एक पाई बॉन्ड होगा। इसको कॉपी कर लें। हटा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, C3H5Cl। पहले 1-2 एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल पे हम प्रैक्टिस करेंगे इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जल्दी जल्दी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो एक हो गया C3H5Cl। आपके सामने फार्मूला तो आपको पता ही है, C+1 कार्बन में एक ऐड करना, माइनस हाइड्रोजन ले लेंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे कोई मोनोवैलेंट एटम और माइनस कर देंगे कोई ट्राईवैलेंट एटम और बाई 2 कर देंगे। ये अभी पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजन तो है नहीं, तो 5 है आपके हाइड्रोजन और एक हो गया हेलोजन 6/2 3 आ गया। ये वैल्यू 3 है। कार्बन कितने उठा 3 3 + 1 4 और ये कितना आ गया था 3, तो 4 - 3, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है 1। फार्मूले को मैं फिर हटा दे रहा हूं, बोर्ड पे जगह कुछ मिल जाएगी। C3H5Cl। अब हमको ये समझना है कि ये जो कंपाउंड C3H5Cl है वो किस टाइप का कंपाउंड, किस टाइप के स्ट्रक्चर से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमको समझना। एक बात हमको बहुत कायदे से पता चल गई है, या तो इस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड है या तो इस कंपाउंड के अंदर एक रिंग है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड वाला देख लेते हैं और एक रिंग वाला देख लेते हैं, 1 2 3 3 कार्बन हो गए। पाई बॉन्ड चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, कहीं लगा लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, रिंग भी तो 1 2 3, इसमें कोई अलग पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसके टोटल स्ट्रक्चर अगर हम आपसे पूछें कि इसका जो है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप बताएं, कितने स्ट्रक्चर इसके अंदर हैं,
तो एक पॉसिबिलिटी ये है, मतलब हमने तो संभावना बताई कि या तो इस टाइप से होगा या तो इस टाइप से होगा। तो अब क्या करूं मैं, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना सोचूं तो क्लोरीन लगाना यार, तो क्लोरीन यहां लगा दो, लगा दिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी समझ रहे होंगे आप, अब क्लोरीन यहां लगा दिया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई यार। तीसरी पॉसिबिलिटी देख लो, क्लोरीन यहां लगा दिया, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। आगे चल करके जब नेमिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तीनों डिफरेंट कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये आगे चलकर हम बताएंगे कि आइसोमर कहलाते हैं, लेकिन इस टाइम आपको आइसोमर से कोई मतलब नहीं, आपको स्ट्रक्चर से मतलब है। इस C3H5Cl के 3 पॉसिबल ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। क्लोज चेन में रिंग बना दिया, Cl कहीं लगा दिया, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 क्लोरीन। तो ये हमारे तो टोटल स्ट्रक्चर इसके कितने बन जाएंगे बेटा? 4। कॉपी कर लीजिए इसको भी। हटा रहे हैं। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसके बाद फिर आप करेंगे। C7, इसको मैं नहीं ले रहा हूं, C4H10O ले लिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, C4H8O ले लिया। ठीक, अब C4H10O, अब की बार तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, फार्मूले में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, तो हेलोजन भी नहीं नाइट्रोजन भी नहीं, तो 10/2 आ जाएगा 5, और बाहर कितना आ जाएगा 4 + 1 5 - 5 कितना आ जाएगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। नहीं समझ पाए? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो जाएगा 4 + 1 - 10/2, तो कितना आ जाएगा? भाई हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो 0 वैल्यू इसकी हमारी आ गई। इस केस में देखें, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, 4 + 1 5 हो गया, प्रैक्टिस डालिएगा कि करना ना पड़े हमको। 5 हो गया -4 8/2 4 हो गया, तो 5 - 4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी 1 आ जाती। देख लेता हूं इसको, 8/2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 1 वैल्यू आ गई हमारी। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो इस केस में 1 आई है, और इस केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आई है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, कंपाउंड ऐसा है कि जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब हमको समझना है कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। अच्छा, सिंगल ऑक्सीजन वाले कौन कौन से कंपाउंड हमको मालूम है? इन जनरल हमारे सिलेबस में सिंगल ऑक्सीजन कंटेनिंग कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जरा मैं उसको देख लेता हूं। अच्छा, OH ग्रुप अल्कोहल अगर लगा हो तो 1 ऑक्सीजन होगा। ईथर के केस में भी 1 ही ऑक्सीजन होगा। साइक्लिक ईथर अगर होता तो इसमें भी कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 ऑक्सीजन होगा। अच्छा, कोई केस इस तरह भी बन सकता था कि ये अनसैचुरेटेड सिंगल ऑक्सीजन है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अच्छा, दिस इज एल्डिहाइड। ये कीटोन, अगर दोनों साइड में एल्किल ग्रुप है, कीटोन। तो यार अब बात यह है कि ये जो हमारे सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C4H10O, ये क्या हो सकता है? किन किन टाइप के कंपाउंड के होने की पॉसिबिलिटी है? क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कंपाउंड है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H10O, वो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड सॉल्यूशन देता है। आप समझिएगा हमारी बात को।
या यूं कह लीजिए कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है, लेकिन वो बात करेगा कि HI के साथ वैसे तो HI के साथ हर टाइप की कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, तो मैं HI को हटा ले रहा हूं। मैं इस तरह बात करूं कि जो हमारा C4H10O है, जिसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको निकाल लेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 है, और वो कहेगा कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ वो नेगेटिव टेस्ट देता है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ वो नेगेटिव टेस्ट देता है, लेकिन वो जो कंपाउंड है ऐसी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन की हम, वैसे तो अभी आपने उन टॉपिक के बारे में स्टडी नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपसे इन जनरल बात करेंगे कि वो जो कंपाउंड है वो इनर्ट कंपाउंड होता है। इनर्ट कंपाउंड का मतलब उसकी बहुत कम रिएक्शन पाई जाती है, या यूं कह लीजिए कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करता है, या यूं कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ भी वो कोई टेस्ट नहीं देता है, लेकिन उस कंपाउंड के साथ, वो कंपाउंड क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अब हमको समझना होगा कि वो कंपाउंड की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं धीरे धीरे से आपको बताना चाहता हूं कि हम ये जानें कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम उसका क्या मीनिंग समझते हैं। देखें, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 हो या 1 हो मतलब नहीं है। इस एल्डिहाइड के अंदर एक पाई बॉन्ड है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब, एक पाई बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। यहां देखें, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी इस केस में। अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, एक पाई बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कंपाउंड ये भी नहीं हो सकता। रिंग आपके सामने साइक्लिक इपॉक्सी कंपाउंड में रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसकी भी 0 नहीं हो सकती। अगर कभी किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया, कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ओनली 1 ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वहां पे 0 आ गया, तो वो कंपाउंड या तो अल्कोहल है या तो ईथर है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आ जाए, अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, ऐसा है, तो इनकी पॉसिबिलिटी एल्डिहाइड की, कीटोन की, साइक्लिक ईथर की और हमारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल की होगी। समझ में आ रहा आपको बात? तो अब हम क्या करें, अगर कंपाउंड ऐसा है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 है, तो वो कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा या तो सिंपल वो ईथर होगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आई है, कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन हो सकता है, या फिर वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, या फिर वो इपॉक्सी कंपाउंड हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें चलेंगी, बाकी जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब हम टाइटोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कीटोन और इनॉल फॉर्म में, वो कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल में, तो ये हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में इतनी बात होनी चाहिए कि अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू उसकी 0 आ जाए, तो वो कंपाउंड हमारे दिमाग में होना चाहिए या तो अल्कोहल होगा या तो, अभी मैं आपको बता रहा था कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर वो रेड सोल्यूशन देता है तो वो अल्कोहल है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ वो निगेटिव टेस्ट देता है, इसका मतलब वो अल्कोहल नहीं, फिर वो ईथर है। समझ में आ रहा है आपको? तो आगे कुछ और बात मैं कर लेता हूं। जैसे लिया हमने
C4H8, C4H8 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकालें तो कितना आएगा बेटा 1। क्यों? 4 + 1 5 और ब्रैकेट के अंदर 8/2 4, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब या तो इस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड हो या तो इस कंपाउंड के अंदर एक रिंग हो, यही तो पॉसिबिलिटी है। या तो ये एल्कीन जैसा कोई एल्कीन हो या तो ये कंपाउंड साइक्लो एल्केन हो, या तो कंपाउंड ये एल्कीन हो या फिर साइक्लो एल्केन हो। समझते हैं इसको। एक 1 2 3 4 एक कंपाउंड ये हो सकता है, बोलिए। पाई बॉन्ड लगा दिया, स्ट्रक्चर अब नहीं गिनना है कितने स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके हमको। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऐसे बना सकते हैं, 3 की रिंग बना दो, ये बना सकते हो। समझिए हमारी बात को। ये कंपाउंड या तो ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन 1 भी हो सकता है या ब्यूटीन 2 हो सकता है, या वो साइक्लो ब्यूटेन या प्रोटेन में आएगा, साइक्लो एल्केन में आएगा। एक कंपाउंड दिया गया है आपको, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H8, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने गिवन है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करेंगे और जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको पता चल गया 1 आ गया, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, या तो कंपाउंड एल्कीन है या तो कंपाउंड हमारा साइक्लो एल्केन है। अब इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे हम जानेंगे? तो ऐसे हम नहीं जान पाएंगे कि ये एल्कीन है या साइक्लो एल्केन है। जब कोई प्रॉब्लम आपको गिवन होगी तो कुछ रिएक्शन के बेसिस पे आप इसको अलग कर सकते हैं। जैसे वो कहे कि एक वो कंपाउंड है, ओजोनोलिसिस के बाद ये कंपाउंड बनाता है, तो आप जब आगे पढ़ोगे तो ओजोनोलिसिस मल्टीपल बॉन्ड में पाया जाता है। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन में ओजोनोलिसिस जैसी कोई रिएक्शन होती है, जिसमें पहले ओजोन का एडिशन होता है, बाद में उसका रिडक्शन हो जाता है, या हाइड्रोलिसिस हो जाती है, या ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझिएगा हमारी बात को। तो पहले ओजोन जो रिएक्शन हमारी ओजोनोलिसिस की है, तो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन इसमें नहीं हो सकती है। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन जहां पे पाई बॉन्ड पाया था वहां होती है। तो अगर वो कहता है कि वो C4H8 ओजोनोलिसिस के बाद फला प्रोडक्ट बनाता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो एल्कीन है। अगर वो ओजोनोलिसिस नहीं होता है उसके अंदर, तो आप समझ जाएंगे वो साइक्लो एल्केन है। अब ये ब्यूटीन 2 है या ब्यूटीन 1 है, ये प्रोडक्ट पे डिसाइड करेगा। अगर जब ओजोनोलिसिस होगी तो जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे उसमें 2-2 कार्बन वाले बनेंगे। अगर ये पाई बॉन्ड कहीं किनारे होता तो जो प्रोडक्ट बनता वो एक प्रोडक्ट 3 कार्बन का मेंबर होता है और एक 1 कार्बन का होता, तो हम उससे पता कर लेते। तो ये आगे की क्लासेस में हमको पता चलेगा। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, जब हम थोड़ा रिएक्शन पढ़ लेंगे तो हमको बात क्लियर हो जाएगी। इस टाइम हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमको काफी हद तक इस बात की पहचान कराने में मदद करता है कि ये कंपाउंड की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं। एक 2 एग्जांपल और ले लेता हूं। C7H8O, C8H8O करें इसको। किया? चलिए, यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 7 + 1 8 हो जाएगा और 8/2 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 - 4 कितना आ गया बेटा? 4। यहां पे देखिए 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 और अंदर क्या हो जाएगा? 8/2 4, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा बेटा? 5। समझ में आ रहा है आपको? अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ गया। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है उस कंपाउंड के अंदर, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। C6H6 है, मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कंपाउंड क्या है, तो आगे हमको रिएक्शन से पता चलेंगी।
जब तक उसकी क्लूज हमको नहीं दिए होंगे तब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन हो सकता है जो C7H8O है। लेकिन तब भी हम कुछ सोचें, जैसे हमने देखा C6H6, या इसी को हम स्ट्रक्चर वाइज देख लें। देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे आपसे डायरेक्ट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के तरह आपको, या तो डायरेक्ट कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हो, तो स्ट्रक्चर दिया हो तो कोई समझ लो एक टाइप से क्वेश्चन नहीं ही हुआ, क्योंकि एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, कितना आ जाएगा 4। भाई एक पाई बॉन्ड की वजह से एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 1 2 3, भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो कितने रिंग हैं? एक, कितने पाई बॉन्ड है? 3, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? अच्छा इस तरह देखो फार्मूले में 6 + 1 7 और ब्रैकेट के अंदर 6/2 3, तो 7 - 3 कितना जाएगा 4। तो जो बेंजीन होता है इसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा 4। वैसे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 5 इस टाइप से आने लगे, 4 5 6 इस टाइप से आने लगे, तो एक बार मतलब आप एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जरूर सोचिएगा कि हो सकता है वो कंपाउंड बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव दिया हो। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर कभी ऐसा मिले कि 3 से ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हो सकता है वो कंपाउंड एरोमेटिक हो। तो जरा मैं देखता हूं, अगर मैं समझूं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, तो अब जरा देखो कि एरोमेटिक में क्या पॉसिबिलिटी है। बेंजीन के लिए तो खुद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आया है। अब दो तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 0 आ जाता था तो वो अल्कोहल या ईथर कहलाता था। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वहां पे 1 ऑक्सीजन हो, कितने ऑक्सीजन हो? 1 ऑक्सीजन हो, 10 नहीं लिखा है, ये 1 ऑक्सीजन लिखा है। और तो ये एल्डिहाइड या कीटोन, या आगे हमने आपको पॉसिबिलिटी बता रखी है अनसैचुरेटेड अल्कोहल की, इपॉक्सी की वगैरह वगैरह। बेंजीन के लिए खुद 4 है। अब इसको मैं क्या ऐसा समझ सकता हूं कि इस कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आई है, 4 आई है जो हमको बेंजीन के बारे में बताती है, और 0 ये हम बताती है कि इस कंपाउंड के अंदर या तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है या ईथर फंक्शनल ग्रुप है। बोलो। अच्छा इसको देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 5 आई है तो ऐसा क्या नहीं लिख सकते? क्या ऐसा नहीं समझ सकते कि 4 तो बेंजीन में है, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड और बेंजीन का एक रिंग 4, और 1 ये बताता है कि कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। और अगर 1 है तो ये 1 बता रहा है कि इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, या तो कीटोनिक ग्रुप लगा है, या तो कोई इपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। और 4 हमको बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन हो सकता है। जो 5 टोटल 5 क्यों आया? 3 बेंजीन की रिंग की वजह से, 3 बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड की वजह से, 1 बेंजीन की रिंग की वजह से, और 1 कोई पाई बॉन्ड बाहर है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो एल्डिहाइड, कीटोन या कोई अनसैचुरेटेड अल्कोहल जैसा हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? देखें, अब हमने एक बेंजीन की रिंग बनाई है C6H6। अब इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई ग्रुप आगे ऐड होगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे यहां से। अब ये जो फेनिल ग्रुप है C6H5, C6H5 कितने कार्बन है? 7, तो 6 कार्बन तो हो गए, 7 नंबर का कार्बन यहां लगा दिया। अगर ये अल्कोहल है तो इस कार्बन से OH लगा दिया। 7 कार्बन हो चुके हैं आप, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन ये हो गया और 6 हाइड्रोजन ये हो गया। कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? 2। और कार्बन की वैलेंसी यहां पे देखें, कार्बन की 2 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही, 2 बाकी, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, और मॉलिक्यूलर फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ये स्ट्रक्चर। ईथर के केस में अगर देखना चाहें तो इस बेंजीन की रिंग से ये C6H5 ऑक्सीजन लगाया, और ईथर तो बाइवैलेंट है ना, दोनों साइड में कार्बन होगा तो ईथर होगा। तो एक साइड में कार्बन है इधर और एक साइड में और कार्बन लगा दिया, कार्बन टोटल 7 है ना। और कार्बन की वैलेंसी को तुम अपना कंप्लीट कर लो, एक
बॉन्ड दिखाई दे रहा, 3 बाकी थे, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिया। कहने का मतलब C6 और C7 एक ऑक्सीजन हो गया, 5 हाइड्रोजन ये और 3 ये, आपके 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये या तो बेंजाइल अल्कोहल हो सकता था या तो आपका एनिसॉल हो सकता था। इसको एनिसॉल, इनकी जरूरत है आगे सब, हमको एनिसॉल बोलते हैं, इनको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी और है। ये पॉसिबिलिटी थी कि OH ग्रुप जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कार्बन से लगा हो, बेंजीन के कार्बन से लगा हो। ये जो OH ग्रुप है ये कार्बन से लगा है, बाहर कार्बन से लगा है, बेंजीन के न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं कि OH यहां लगा सकते हैं। अच्छा, आप जरा देखो, 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटाया तभी OH लगा है। तो यहां पे हाइड्रोजन 4 है और एक 5, कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? 3। कार्बन एक है ही है और 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब OH तुम यहां लगा दो, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। आप बदल दो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। समझ में आ रही थी बात को? तो 3 स्ट्रक्चर इसी तरह के हो जाएंगे। अच्छा, इस हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा जाने रहिए आप। अगर कभी OH ग्रुप बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये एरोमेटिक है कंपाउंड, लेकिन ये जो अल्कोहल है ये एलिफैटिक अल्कोहल है। ये जो अल्कोहल है ये एलिफैटिक है और ये जो है हमारा एरोमेटिक है। तो OH ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो एरोमेटिक है और ये रिंग से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अटैच है, तो ये एलिफैटिक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको आइसोमरिज्म पढ़ा रहे होंगे। बस ये जानिए कि ये एलिफैटिक है और ये हमारा एरोमेटिक है और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे, ये अलग और ये अलग। तो हमने C7H8O के बारे में बात करी कि हमने इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला तो हमको क्या क्या जानकारी इससे हासिल हुई, जरा उसको देखें। उसके बाद ये लास्ट हमारा एग्जांपल है, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करवाएंगे कि उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखें जरा, रिंग बनाना ही है हमको बेंजीन का, बना दिया। C6H6, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां से हमने हटाया, अब 2 कार्बन बचे हैं, 1 2 लगा दिया। हमको इतना समझ में आ गया एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, तो एल्डिहाइड तो कॉर्नर पे होगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट है तो CHO कर दिया, डबल बॉन्ड O होता है CHO, एल्डिहाइड। अब जरा देखो, कार्बन तो 8 हो गए, यहां पे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 2, तो यहां लग दिया CH2, तो C6 C7 C8, 5 2 7 और 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कीटोन बना सकते हो, तो कीटोन तो एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन ये लिख दिया CO और लिख दिया हमने CH3, तो ये हो गया आपका C8H8O। अच्छा, इसमें पोजीशन बदल सकते थे कि ये सर CHO ग्रुप क्या बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो इसको CH3 कर दीजिए। अब CHO चाहे आर्थो पे लगाओ, चाहे मेटा पे लगाओ, चाहे पैरा पे लगाओ, 3 इसी के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, आर्थो मेटा पैरा वाले। हम आगे इनके बारे में फिर बात करेंगे जब आइसोमरिज्म आपको पढ़ाएंगे। पोजीशन समझ में बात आ रही है आपको? तो इस तरह से आगे हम आपको कीटोइनॉल या टॉटोमरिज्म जैसी आइसोमरिज्म हम पढ़ाएंगे आपको। तो हाइड्रोजन यहां आएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे हमको ये पता होना चाहिए कि C8H8O है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 5 आया है, तो पॉसिबिलिटी के तौर पे हम समझ सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर मतलब बेंजीन रिंग हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन जैसा कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पे हो सकता है। ठीक, कॉपी कर लें इसको। हटाने जा रहे हैं। चलो, C2H5N, इसमें आपको बताना है C10H20 में बताना है, C
8H8 में बताना है। एटीन में 4 नंबर C4H8Br2 में बताना है। C5Br2 में बताना है। 6 C4H6 में बताना है। C6 चलिए अब हम कुछ स्ट्रक्चर वाले लेते हैं। चलिए करिए। इसमें देखें C2 2 + 1 3 हो जाएगा। अंदर देखें H + X - N था, कितने नाइट्रोजन है 1, 5 - 1 हो जाएगा 4/2 2 आ जाएगा। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1। ठीक। C10H20 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे 20/2 10 आ जाएगा 11, इसका भी 1 आ जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका निकालें 18/2 9 और 8 + 1 9 9 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2, तो 2 हेलोजन है 8 + 2 10 10/2 5 और बाहर क्या हो जाएगा कार्बन +1 4 + 1 5, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 0। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है सब। C5H8 5 + 1 6 हो गया और 8 + 2 10 हो जाएगा। 10/2 कितना आ जाएगा 10/2 5 और 6 - 5 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कर लेंगे। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें। इसका जरा देखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, निकालिए। मैं जिसको हटा दूं एक रिंग, इसका देखें 1 रिंग हो गई, 1 रिंग 3 pi 1 4, तो इसके बेंजीन का हो गया।
एसिड को ऐसे लिखेंगे, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये। एल्डिहाइड में एक पाई बॉन्ड है, एसिड में पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है आपका, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, दो तो रिंग की वजह से है, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और एल्डिहाइड के अंदर भी बताया हमने 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, तो इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5। 1 2 3। इस कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? 3, तो ये 3, पाई बॉन्ड कोई है नहीं, ठीक। 1 2 रिंग हो गई, और 1 2 3 4 5 और प्लस 2 7, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे 7 आ जाएगी, ठीक। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 1 2 3 4 रिंग और एक ये, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 4 ड्यू टू रिंग और 1 ड्यू टू पाई बॉन्ड, 5 आ गया। अच्छा, एक तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है वो पाई बॉन्ड के बारे में बताता है, तो 1 पाई बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्चुअली होता क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। किस चीज के लिए? जो भी कंपाउंड हमारे पास है जिसमें अंदर हाइड्रोजन की कमी है, उसको हमको क्या करना है? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। किसी अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, अगर ये ओपन चेन हो गई, 1 2 3 4, ओपन चेन कंपाउंड हुआ नहीं हुआ? ओपन चेन हो गया, तो 4 तो ये हो गया, और इसको भी सैचुरेट करने के एक और, तो 5 आ जाएगा। तो रिंग को एक बॉन्ड तोड़ दिया, 2 बॉन्ड तोड़ दिया, 3 बॉन्ड तोड़ दिया। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो कितने बॉन्ड तोड़ना है? 3। तो यही के लिए कितने रिंग है? 3, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 हो गई। इसमें जरा समझिएगा, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग और ये 6 रिंग, 6 फेसेस हैं आपकी। इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है वो 6 नहीं आता है। अब जरा देखें, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। जरा यहां हाइड्रोजन देखो कितने? 3, सॉरी 1 2 3 बॉन्ड दिखा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है, तो C6 S6। सॉरी गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन थे, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, C8H8। अब जरा आप सोचो कि इसका जो सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड है वो एल्केन है। C8, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 18, ठीक। C8H8 है, आप निकाल लो। C8H8 कैसे निकालेंगे? C8H8 10 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, मतलब 5 मोल हाइड्रोजन अगर इसको मिल जाए तो ये ओपन चेन सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इस कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो 5 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कार्बन प्लस 1, 8 प्लस 1 9, ब्रैकेट के अंदर 8/2 4, तो ये 4 हो गया, बाहर 9 हो गया, कितना आ गया? 5। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां पे आ गया 5। इसको देख लेते हैं, 2 खाली रिंग है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? रिंग 2।
1 रिंग, 1 ड्यू टू रिंग, 1 1 1, 3 ड्यू टू पाई बॉन्ड, तो 3 + 1 कितना आ गया 4, इसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, 2 रिंग, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी क्वेश्चन या तो ऐसे ही आपको, ये बहुत इजी था, 1 2 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता दिया। और ये भी कोई कठिन नहीं था कि C8H8 दिया होता तो C8H8 का हमको निकालने में कोई दिक्कत, हमने हाइड्रोजन यहां पे काउंट कर लिए। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इस एग्जाम्पल को, यहां गलती होने की पॉसिबिलिटी थी क्योंकि 6 रिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम रिंग को देखें, रिंग को खोलें, तो इस पूरे सिस्टम में एक रिंग ऐसी है जो कॉमन है। तो यहां तक हमने आपसे बातचीत करी। आज हमने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बताया, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या इसी को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ करके हम आगे चल करके इससे फायदा उठाएंगे। जब हम आइसोमरेज में हम किसी मॉलिक्यूल के टोटल स्ट्रक्चर हमको काउंट करने होंगे। दूसरी बात, जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा और हमको ये अंदाजा लगाना होगा कि ये कंपाउंड की कौन कौन सी होने की पॉसिबिलिटी है, तब हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सहारा लेकर के काम करेंगे। तो बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है? तो आप बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि किसी सैचुरेटेड, कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या उसी को हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आज हमने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बताया। आप इसके प्रॉब्लम कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। पिछले टर्म में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, इस क्लास में हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे, कुछ बेसिक बातें बताएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करना चाहते हैं कि उसको किस किस टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो IUPAC में हम नॉमेनक्लेचर के तहत सभी कंपाउंड के